नमस्कार, मैं हूं नगमा। दुनिया देखती रही और तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की मदद से तालिबान की बढ़ती हुई ताकत को लेकर कोई शक रहा हो, लेकिन जिस तेजी से बीते 8-10 दिनों में तालिबान ने अफगानिस्तान के सभी प्रमुख प्रांतों पर, शहरों पर एक के बाद एक कब्जा किया, उस तेजी का अंदाजा लगाने में पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश चूक गए। यही वजह है कि इन देशों के राजनयिक, उनके परिवार, उनके साथ काम करने वाले अफगानी लोग अब जहां तहां फंसे हैं। अमेरिकी सेना ने 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से पूरी तरह वापसी की समय सीमा रखी थी, लेकिन तय मियाद से 2 हफ्ते पहले ही तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। हालात ये हैं कि काबुल में पूरी तरह से अफरा तफरी है। काबुल से आ रही तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। काबुल में सिर्फ एयरपोर्ट ही अब अमेरिकी सेना के कब्जे में है, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर भी ऐसे तमाम लोगों की भीड़ लगी हुई है जो तालिबान के डर से किसी भी तरह अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने के लिए बेचैन हैं। लेकिन जाएं तो जाएं कैसे? ये तस्वीर देखिए। अमेरिकी वायुसेना के विमान के आगे पीछे भारी तादाद में लोग दौड़ रहे हैं। कुछ लोग विमान पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश में कई लोग घायल हुए और कुछ लोगों की जान तक गई। इसी माहौल के बीच अमेरिकी वायुसेना के इस विमान ने उड़ान भरी तो कुछ देर बाद 2 लोग विमान से गिरते हुए दिखाई दिए। दोनों ही लोग विमान के उड़ने से पहले उसके विंग्स के पास एक जगह पर छुप कर बैठ गए थे कि किसी तरह से निकल जाएं। विमान जब कुछ ऊंचाई पर पहुंचा तो दोनों संतुलन खोकर नीचे गिरते दिखाई दिए। ये तस्वीर बयान करती है कि तालिबान के शासन से लोग कितने डरे हैं और किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर भी अफरा तफरी का आलम रहा। लोग एयरपोर्ट की बाहरी सुरक्षा दीवार और उसकी कटीली तारों को फांद कर अंदर जाने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान वहां पर फायरिंग भी हुई और कम से कम 5 लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए और तालिबान ने एयरपोर्ट को चारों तरफ से घेरा हुआ है। लेकिन अमेरिका की चेतावनी की वजह से काबुल एयरपोर्ट के अंदर वो अभी नहीं घुसा है। अमेरिका के करीब 5000 सैनिक एयरपोर्ट पर तैनात हैं। उसकी एम्बेसी वहां शिफ्ट हो गई है। अमेरिका चाहता है कि वो अपने सभी नागरिकों और उन सभी अफगानियों को अपने साथ ले जाए जिन्होंने 20 साल के दौरान उसके मिशन में उसकी मदद की। इस दौरान काबुल शहर से एयरपोर्ट तक जाने वाली सड़क पर तालिबानी लड़ाके तैनात हैं और यही वजह है कि कई देशों के नागरिक दूतावासों से एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे। भारत के लिए भी ये बड़ी परेशानी बनी हुई है। काबुल में भारतीय विदेश मंत्रालय के करीब 100 कर्मचारी और दूतावास की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के 100 जवान वहीं फंसे हुए हैं। सरकार उन्हें जल्द से जल्द भारत लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तालिबान के लगाए कर्फ्यू की वजह से आवाजाही की इजाजत नहीं। एयर स्पेस भी बंद है। भारतीय वायुसेना का एक C-17 ग्लोब मास्टर काबुल हवाई अड्डे पर खड़ा है, लेकिन समस्या यह है कि भारतीयों को हवाई अड्डे तक लाया कैसे जाए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सरकार ने एक कदम पहले क्यों नहीं उठाया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि अफगानिस्तान में पिछले कुछ दिनों में हालात बहुत तेजी से बदले हैं। भारत सरकार घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। वहां मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगातार एडवाइजरी जारी करते रहे, जिसमें लौटने की अपील शामिल है। कुछ भारतीय अब भी वहां हैं और हम उनसे संपर्क में हैं जो लौटना चाहते हैं। हम अफगान सिख और हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों के भी संपर्क में हैं जो भारत आना चाहेंगे। हम उनकी मदद करेंगे। ऐसे अफगानी भी जो हमारे साझा कामों में भागीदार रहे, हम उनका भी साथ देंगे। काबुल में आज कमर्शियल फ्लाइट्स की आवाजाही रोक दी गई। हम विमानों की आवाजाही के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। अफगानी नागरिक जो हैं वो जो वहाँ पर भारत में रह रहे हैं, वो उनमें अपने देश को लेकर बड़ी फिक्र है। कल से अभी तक शायद मेरे को 200 कॉल आया और लोग भी साथ ही ट्रैवल करने के लिए पूछते हैं, लेकिन फ़्लाइटों कल हो गया, आज बिल्कुल है नहीं। लोग बहुत परेशान भी हैं। अभी एक लेडीज़ आया था कि वो पूछा कि मेरा बच्चों उधर ही अफ़गानिस्तान में है, हम इधर ही है, इलाज करने के लिए आया था, छोटे छोटे बच्चे उनके अफ़गानिस्तान में हैं। अभी वो बोल रहे कैसे हो जाएगी, मैं कैसे जाऊँ, और अगर मैं नहीं जाऊँगा मैं आपको बच्चों के कैसे बुलाओ यहाँ। लेकिन ये बहुत ऐसे मुश्किल है, लोग का बहुत परेशानी है। हम देख लिया जो लेडीज़ हैं, बच्चों का हैं, वो सब मर गया था। और अगर बाहर जाएंगे तालिबान उसको फायरिंग करेंगे। अगर अंदर एयरपोर्ट के अंदर जाएगी और अमेरिकन फौज जो है अंदर, वो अंदर से फायरिंग करेंगे। वो लोग बहुत परेशान हैं।
बहुत मजबूरी में है अभी वो सब लोग। वहाँ पर मतलब बहुत प्रॉब्लम है, बिलखुसूस मतलब लड़कियों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि लड़कियों के लिए ज़्यादा फ्रीडम चाहिए। जैसे इंडियन के अंदर, दिल्ली के अंदर फ्रीडम है, लड़की के लिए वहाँ उतना फ्रीडम नहीं है। मतलब हर चीज़ के लिए फ्रीडम नहीं है। ऐसे हम नहीं बोलते हैं कि फ्रीडम बस क्लोथ का फ्रीडम है, फ्रीडम माइंड का फ्रीडम है। हमें ये बताइए कि तालिबान अभी कह रहे हैं कि वो लोग फ्रीडम देंगे, महिलाओं को अलाउ करेंगे, क्या ये इज इट करेक्ट कि वो लोग अलाउ करें? हम लोगों को एक बार ट्राई किया उसको, मतलब पॉलिटिक को एक बार ट्राई किया, हमने देखा कि वो उस लोगों का कैसे पॉलिटिक है। हम कैसे ट्रस्ट करेंगे कि वो लोगों सच बोलता है? हमेशा वो लोगों लॉय है। They never respect women as a human. They just know that women is like a things that we can use again or again, just these things. They can continue education, they can live as a human, they can go for works, like these things, yeah. तो आप अभी क्या अफ़गानिस्तान अभी आप वापस जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं या यहीं इंडिया रहेंगे अभी? No, we never go back Afghanistan. How we go back Afghanistan? But here also we are not comfort here because we don't have any job. चीन ने बयान दिया है कि वो तालिबान के साथ दोस्ताना और सहयोग के संबंध के लिए तैयार है। पाकिस्तान और उसके साथ ही चीन के रुख से भारत के लिए इस पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ी है। उधर अफगानिस्तान के मुद्दे पर आज भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विचार हुआ। बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि पूरी दुनिया भारी दिल से अफगानिस्तान में अव्यवस्था के हालात को देख रही है। हम अफगानिस्तान की जनता को ऐसे समय में अकेला नहीं छोड़ सकते। इस कठिन समय में मेरा पक्षों, खासतौर पर तालिबान से आग्रह है कि वो लोगों की जान बचाने के लिए पूरा संयम दिखाए और मानवीय जरूरतों को पूरा करना सुनिश्चित करे। हमारे साथ अफगानिस्तान के मसले पर बात करने के लिए हैं कमर आगा, विदेश नीति विशेषज्ञ, मेजर जनरल संजय मेस्टन, पूर्व राजनयिक, एहसानुल्लाह करीम, अफगान छात्र, दिल्ली विश्वविद्यालय। एहसानुल्लाह करीम, आप अफगानिस्तान से हैं और यहाँ दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं। जो हालात वहाँ पर अभी हैं, आप उसके बारे में, आप जब तस्वीरें वहाँ से देख रहे हैं, आपका परिवार वहाँ पे है, आपकी उनसे बातचीत हुई है, किस हाल में हैं वहाँ पे लोग? Yes, ma'am. So I have been in contact with my family since yesterday. After the news broke out that the Kabul has fallen to Taliban, I've been in constant contact with all of my family members, my neighbors. They are told to stay inside, and all the shops are closed. Everyone out there in the major city of Kabul itself, everyone is in the state of panic and shock. Unfortunately, you can see the footages from the airport. Thousands of people who have worked for the foreign communities, for American entities inside Afghanistan, and other people who understand the extent of evil of the Taliban are just trying to leave by any means. Just to measure how desperate these people are, just look at the footage. There are people who are hanging from the tires of planes. This is not a movie, and actually it really hurts me to see that my people have been abandoned like this, and today they are paying the high cost. If you look at it, 2 people have so far fallen from the plane and have died. किसको आप जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? Who's responsible? You're saying your people have been abandoned. आपके लोगों को धोखा हुआ है। ये पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की, अमेरिका ने बेसहारा छोड़ा लोगों को? Well, if you want to really make a good judgment of this, well, first of all, if you look at it, the entire supply chain of the Taliban have been supplied through Pakistan. They have their sanctuaries there, their families are living there, their leaders are staying there. So you connect the dots. You can make a better judgment that from where these entities are getting their supplies. Gee. And in speaking of the Americans really did a terrible job. It didn't have to come to this. Definitely, they could have concluded this much better. And what we are seeing today in Afghanistan is a complete violation of human rights, basic rights of living. And we see that all of women's rights and other rights of humanity is being challenged there. मानवाधिकारों का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। आप मेजर जनरल संजय मेस्टन, डिफेंस अटैचे रह चुके हैं वहाँ पे अफगानिस्तान में। आप मानते हैं कि ये अफगानिस्तान का एक तरह से अफगानिस्तान पे इन्वेजन है पाकिस्तान का तालिबान के जरिए?
मैं बिल्कुल इससे मानता हूं कि ये तालिबान का इन्वेजन पाकिस्तान के ज़रिए है, क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली वो ये जो तालिबान है ये पाकिस्तान का ही सारा खेल है और सारा काम इन्हीं का है। और अभी ये सारी स्ट्रेटजी पाकिस्तान को सूट कर रही है। और इसमें सबसे अभी प्रॉब्लम जो है वो मेरे को दिखती है कि हमारे देश के लिए है। उदाहरण के तौर पे एक तो सबसे इमीडिएट कंसर्न है जो हमारे एम्बेसी स्टाफ को वहाँ से इवैक्यूएट करना है। और मेरी वहाँ, क्योंकि मैं खुद वहाँ था, तो आपको पता है वहाँ पर एक ग्रीन जोन है जिसमें इंडियन एम्बेसी है। अभी प्रेसिडेंशियल पैलेस जो उसके अंदर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो यूएस एम्बेसी है, आपको पता है उन सब के अंदर तालिबान घुस चुके हैं। और बाकी जर्मन एम्बेसी वगैरह जो इस इलाके में सब निकल रही हैं, सिर्फ बची है भारतीय एम्बेसी। और बाकी जो पाकिस्तान एम्बेसी है, जो चाइनीज़ एम्बेसी है और टर्किश एम्बेसी है, ये इस कंपाउंड में है ही नहीं। तो ये एक और बहुत बड़ी गंभीरता है। पाकिस्तान इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करेगा। वो हमारे आईटीबीपी जवान जो वो पेरीफेरी में डिप्लॉयड हैं उनको प्रवोक कर सकता है, क्योंकि इसका कोई सबूत भी नहीं रहेगा। तो हो सकता है हालात में कि तो हमारे एम्बेसी वालों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तालिबान और पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। तो हमारी अभी इमीडिएट कंसर्न ये है, और जैसे आपने बोला है मैं भी इसको रिएटरेट कर रहा हूँ कि ये सारा पाकिस्तान का खेल है। अभी हमने बयान देखा है चाइना से भी कि वो दोस्ताना रिश्तों के लिए, फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद तालिबान, उसके लिए वो तैयार हैं। तो हम जान रहे हैं कि ये पाकिस्तान के शह पे हुआ है और चीन जो है वो वहाँ पर, चीन भी काफ़ी स्वागत करता रहा है तालिबानी डेलीगेशंस का। इस दौरान भारत की चिंता जाहिर है कि बढ़ी इस इलाके में, क्योंकि यहाँ पे आतंक और हिंसा का दौर शुरू ना हो जाए, ये एक खतरा बना हुआ है। कमर आका साहब, भारत को इस क्राइसिस में क्या करना चाहिए, ये देखते हुए कि तालिबान से बातचीत करने में पहले हिचक रही है, लेकिन क्या भारत इस बात को अफोर्ड कर सकता है कि वो तालिबान से बातचीत नहीं करे, उनके रिकग्नाइज नहीं करे? मतलब किस तरह से स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली वो एंगेज कर सकता है तालिबान से, और क्या रुख होना चाहिए भारत का? देखिए, आज उन्हीं ने भारत के जो वो थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने बहुत सी डिमांड्स रखी हैं कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए इनको, माइनॉरिटीज़ की, वीमेन की, अमन शांति के बारे में बात की है कि अमन शांति में करार करें। और साथ में ये भी कहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, और ये भी कहा गया है कि अफगानिस्तान की जो ज़मीन है इससे कोई आतंक दूसरे जगहों पे नहीं जाना चाहिए। तो भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अगर तालिबान बिहेव करते हैं, वो सारे देशों ने तो लगभग यही कहा है, उनकी भी यही डिमांड थी, सेक्रेटरी जनरल की, और दूसरे देशों ने भी इस तरह की बात की। लेकिन नगमा, क्या तालिबान एक ओवरनाइट एक अच्छे तालिबान बन जाएंगे? ये नहीं समझ में आता। इसलिए कि अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं काबुल से बाहर से, वहाँ पे तो वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे पहले बिहेव किया था। दूसरी बात ये कि एक बात और मैं कहना चाहूँगा, भारत को इस समय मैं समझता हूँ एक लीडरशिप का रोल करना चाहिए प्ले, और उसमें भारत को चाहिए कि भारत जो अफगानिस्तान के जो नेबर हैं, जो पीड़ित हैं आतंकवाद से, उनके साथ लगातार बातचीत करनी चाहिए, जो कि करनी शुरू कर दी गई है ईरान से, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन सब देशों से। और एक जॉइंट स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए सबको मिलके, क्योंकि अब इंटरनेशनल कोलिशन तो रहा नहीं, तो अब ज़रूरत इस बात की है कि एक रीजनल कोलिशन बने इन सब देशों का, और मिलके एक प्रेशर ग्रुप हो, या जो भी ज़रूरतें आए वहाँ पे जिस तरीके से भी बिहेव करना कहना जल्दी होगा, ताकि तालिबान के ऊपर एक प्रेशर बना रहे, पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर बना रहे। इसी कि हम अकेले पीड़ित नहीं है, बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है अफगानिस्तान से इन सभी देशों के अंदर, और वहाँ की भी स्थिति बहुत ख़राब है। उनको ये डर लगा हुआ है कि इन जो लोग आ रहे हैं उनमें टेररिस्ट भी होंगे, आतंकवाद भी होंगे। उन्हीं ने काफ़ी मेहनत से रोका है आतंकवाद को इन देशों में, और ये समस्या जो है सेंट्रल एशिया और कॉकेशियस रीजन तक बनी हुई है वहाँ पे है। तो अब ये है कि अब मिल के एक जॉइंट स्ट्रेटेजी सब किया जा सकता है, और हिंदुस्तान जो इंडिविजुअल उसको जो स्टेप्स लेने हैं अकेले,
वो तो लेगा ही। जी, मेजर जनरल संजय मेस्टन, भारत ने हमेशा बहुत ही सकारात्मक, एक बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा किया है हमारे अफगानिस्तान में। भारत का बहुत वहाँ गुडविल रहा है अफगानिस्तान के लोगों के बीच। अफगानिस्तान के छात्र, जैसे हमारे साथ एहसानुल्लाह मौजूद हैं, ऐसे बहुत सारे हज़ारों छात्र यहाँ हैं जो पढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री ने ये कहा है, एस जयशंकर ने, कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ सेम पेज पे नहीं है जहाँ तक अफगानिस्तान का मामला है। तो भारत का जो रुख है, भारत क्या करे इस वक्त, क्योंकि उसका एक बहुत ही भावनात्मक इमोशनल कनेक्ट रहा है अफगानिस्तान के साथ, वहाँ बहुत ही गुडविल है। क्या उसने माइनॉरिटीज़ की बात की है, सिख और हिंदू अफगान जो यहाँ आना चाहें उनको वो शरण देगा। तमाम अफगान के लोगों के साथ भारत को इस वक्त किस तरह की नीति अपनानी चाहिए? भारत की जो नीति है, जैसे कमर आगा साहब ने भी बोला है, मेरे ख्याल भारत को अभी उस रीजन में लीड रोल लेना चाहिए। अफगानिस्तान एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भारत को देता है अपने को एक रीजनल पावर प्रोजेक्ट करने के लिए और सारे मसले हल करने के लिए। जितने भी नेबर्स हैं, और जब मैं भी वहाँ पर था, ये खासकर ईरान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ऑफ कोर्स हम लोग, ये कुछ नेशंस हैं जो एक पेज पे हैं और हमें ज़्यादा अभी आपस में सलाह मशवरा करना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के लिए अभी हमें एक इंटरनल कोलिशन, जो रीजनल कोलिशन इंडिया को हेड करनी चाहिए। और जितनी भी अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, खासकर जैसे इवैक्यूएशन का मैंने बताया, अगर इंडिया लीड रोल लेगा तो उससे काफ़ी एडवांटेज होगा। दूसरा है जैसे विमेन। अभी आपको पता है कि अफगान पार्लियामेंट में मेरे ख्याल 222 विमेन MPs हैं, और इसके अलावा जो 34% है वो सारी विमेन हैं। अब क्या अफगानिस्तान में विमेन का MPs होंगे कि नहीं अंडर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी एक इश्यू है। तो अभी इंडिया को शायद काफ़ी हद तक, जो दोहा में भी टॉक्स चल रही हैं, आज भी चल रही हैं, क्योंकि अभी इंटरिम गवर्नमेंट का फैसला होना है, मेरे ख्याल 2 या 3 दिन के अंदर कुछ फैसला आने का उम्मीद है कि 3 ऑल्टरनेटिव नाम चल रहे हैं, तो उनमें से अगर इंटरिम गवर्नमेंट आता है तो इंडिया को अभी से ये जो तीनों लोग हैं, खासकर जलाली और एक अहमद शाह हैं जो अभी शारजा में बेस्ड हैं, उनके साथ संपर्क करना चाहिए। क्योंकि जो भी आएगा, क्योंकि मेरे को लगता है एक न्यूट्रल पार्टी ही आएगी, क्योंकि तालिबान के ज़्यादा सदस्य होंगे इस गवर्नमेंट में जी। तो हमें अभी से ही इनडायरेक्ट टॉक्स शुरू करने चाहिए, जिससे हम लीड रोल लें और अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए हमें काफ़ी सूट करेगा। तो इंडिया की स्ट्रैटेजी मैंने बताया, एक रीजनल लीड और एक इंडिया विद दी इमर्जिंग, जो हमारी ये इनके साथ इंटरिम गवर्नमेंट आने वाली है, जो 2-3 नाम चल रहे हैं, उनके साथ अभी से संपर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे फिर मदद करेंगे और हमें सूट करेगा। जी, एक बात जो तमाम लोग अब सवाल उठा रहे हैं, तमाम एनालिसिस हो रही है, और बल्कि अमेरिका में कई सेनेटर्स, रिपब्लिकन सेनेटर्स, जैसे नेब्रास्का के एक सेनेटर हैं बेन सासे, उन्होंने भी ये बात पूछा है कि ये एक साइगॉन जैसा, वियतनाम जैसा लम्हा है, उसी तरह का अबैंडनमेंट है काबुल का। और ये साफ है कि अमेरिकन फोर्सेस जो हैं, अमेरिकन ट्रूप्स, उन्होंने ये जंग नहीं हारी है। अमेरिकन ट्रूप्स डिडंट लूज द वॉर। डोनाल्ड ट्रंप एंड जो बाइडेन डेलिबरेटली डिसाइडेड टू लूज। क्या वजह लगती है आपको? अमेरिका की जो भी नीति रही, निकलना था वहां से ये तय था, बट जिस तरह निकले और इस समय जो ये फैसला हुआ, इसकी क्या वजह है कि वहां पे लाखों की तादाद में अफगानी सेना थी, लेकिन हर जगह लगा जैसे आत्मसमर्पण करते गए वो नेटो ट्रेंड और हथियारों के साथ अफगानिस्तान आर्मी और पुलिस जो है वो तालिबान के सामने जो कुछ हजार में थे, इस तरह से सरेंडर करते गए। इसका कारण मेरे को ये दिखता है कि पहली बात, जो क्लोज डोर टॉक्स हुई थी वो यूएस ने लीड रोल लिया था और सिर्फ तालिबान के साथ था। गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को ये पता ही नहीं था। ये डायरेक्ट दो ग्रुप्स के बीच में टॉक हो रहा था। बाद में पाकिस्तान को भी इन्होंने इन्वॉल्व किया, पर जो रूलिंग गवर्नमेंट थी वो थी नहीं। और जहाँ तक काफ़ी लोगों से आइडिया हुआ है कि अमेरिकन एम था अशरफ गानी को डिसलॉज करना, और उनके साथ जो खास मुख्य वो हैं अमरुल्लाह साले वगैरह। ये तालिबान और पाकिस्तान का भी एम है, क्योंकि जैसे अमरुल्लाह साले आई थिंक वो सबसे एक वो शख्स हैं अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के सख्त खिलाफ है। उनकी बहुत ही अच्छी रणनीति और स्ट्रैटेजी थी। तो पाकिस्तान का एम बहुत क्लियर था।
अमेरिकन एम भी मेरे ख्याल क्योंकि उनको कुछ सूट करना था, तो समझ में नहीं आता कि अमेरिका ने डायरेक्ट टॉक्स तालिबान के साथ करके, क्लोज डोर स्ट्रैटेजी करके, और उनके साथ काफ़ी मीटिंग्स, कितनी मीटिंग्स कर ली हैं, और मिस्टर खलीलजाद का भी एम यही था कि अशरफ गानी को डिसलॉज करना। उसकी वजह से सेना के मोराल में बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि आर्मी जब लड़ती है उसके पास क्लियर कट डायरेक्शंस होने चाहिए, आपको क्या करना है। लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्शंस आ रहे थे वो हो रहा था कि पीस टॉक्स चल रही हैं, अमेरिका इसको काफ़ी हद तक इसको शायद आगे ले जाएगा, तो सोल्जर्स को एक कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज जा रहा है। तो एक तो वो कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिकन का जो इंटरेस्ट था, तो इससे आर्मी के मोराल पे भी इम्पैक्ट हुआ है। फिर एक और आप अमेरिका का भी एक दूसरा रोल देखिए, उन्होंने रिसेंटली एक अफगान आर्मी चीफ को अपॉइंट करवाया है जो लेफ्टिनेंट जनरल अली जाई हैं। आपको हैरानी होगी सुन के कि हिज एज इज लेस देन 35 इयर्स ऑफ एज। उनका पूरा समय पुलिस में था, उनको सिर्फ एक कोर कमांड करने के लिए दी गई 6 महीने के लिए, उसके बाद स्पेशल ऑपरेशंस कमांड में है और आज वो आर्मी चीफ हैं। तो ये क्यों हो रहा है? तो मेरे को लगता है इसमें अमेरिका का काफी बड़ा हाथ है ये सारी चीजें करने का, और पाकिस्तान का जो रोल रहा है, और चीन की जो वहां पर अब दिलचस्पी है। कमर आगा साहब, भारत के लिए ये कितना बड़े फिक्र की बात है इस इलाके में, और चीन की एक तरह से वहां पर बढ़ती हुई पेट जो है, चीन के जो बयान हैं, और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो बयान दिया है कि एक तरह से जहनी गुलामी से आज़ादी है, वो कह रहे हैं कि तालिबान अब वहां पर वापस आया है। तो इसे कैसे देखते हैं आप, पाकिस्तान और चीन का रोल और भारत के वहां पर हित? देखिए, पाकिस्तान का रोल तो सब जानते हैं कि क्या था। उन्हीं ने खुल के तालिबान को सपोर्ट किया, बनाया, सपोर्ट किया, आखिर तक पे यहाँ पे बिठाना। हुआ ये नगमा के अमेरिकन ने वर्चुअली तालिबान अफगानिस्तान को पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया जाने से पहले, और ये पहले उन्हीं ने पाकिस्तान से डील की, और फिर उसके बाद पाकिस्तान को एक नया रोल भी दिया। उन्हीं ने क्वाड का दिया रोल कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल उज़्बेकिस्तान और अमेरिका मिलके 4 कंट्रियों का गठन भी बनाया वहाँ पे। फिर तालिबान को वहाँ पे लाया गया। पीस टॉक्स में जितनी भी बातें हुई उससे फायदा केवल जो हो रहा था वो तालिबान को हो रहा था। हर स्टेप पे अगर आप देखिए, गवर्नमेंट जो थी वो धीरे धीरे उनके इस कदम से कमजोर होती चली गई, और एंड में गवर्नमेंट का फॉल हमको देखने को लगा। दूसरी बात ये थी कि सेना के पास कोई लीडरशिप नहीं थी, जैसा कि अभी जनरल साहब ने बताया। सेना जो थी बड़ी कमजोर थी, खाने तक कोई बहुत सी जगह पे सामान नहीं था। दूसरी बात ये भी थी कि उनके पास सैलरी नहीं मिली थी कई महीने से। फिर उसके बाद ये था कि उनको वो और फोर्सेस की डिमांड कर रहे थे, ये पहुंचा नहीं पा रहे थे। सड़कों के ऊपर कंट्रोल तालिबान ने जिस तरीके से विड्रॉ किया, विड्रॉ करते ही तालिबान ने जो वैक्यूम था उसको फिल कर दिया। तो हर तरीके से। फिर दूसरी बात ये कि चाइना जो था, वो चाइना का जो रोल था, वो चाइना आज भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। चाइना अपने इंटरेस्ट को वहां पे फुलफिल कर रहा है। एक तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया है अफगानिस्तान को, और इस वक्त वहां पर स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है। जैसा आप दोनों ने कहा कि एक रीजनल कोऑपरेशन की जरूरत है, और जरूरत है कि भारत इसमें एक लीड रोल प्ले करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्राइम टाइम में वक्त एक ब्रेक का है। महामारी के दौर में मध्य प्रदेश सरकार रोज अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध करवाने के दावे करती है, लेकिन हर रोज ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इन दावों को झुटलाती हैं और ये बताती हैं कि सरकारी अस्पतालों की सच्चाई क्या है। 25 गांव की लगभग 50,000 की आबादी झिरी प्रसव केंद्र पर निर्भर है। आप यकीन करें या नहीं, ये मॉडल केंद्र है जहां प्रसूताएं मोमबत्ती की रोशनी में लेटी हैं। भद्रौनी गांव की इस महिला का प्रसव भी मोबाइल और मोमबत्ती की रोशनी में हुआ, क्योंकि बाढ़ के बाद 8 दिनों से यहाँ बिजली नहीं है, कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं है। 5 साल पहले सोलर लाइट लगी थी, जिम्मेदार कहते हैं चोरी हो गई। लाइट नहीं है तो पानी की व्यवस्था नहीं है। लाइट क्यों नहीं है यहाँ पे? लाइट क्यों नहीं? आपने बीएमओ साहब को पहले तो बहुत अच्छी लाइट आती थी, पानी भी अच्छा था, टंकी वंकी रखनी, सारी व्यवस्थाएं थी। कुछ दिनों से लाइट नहीं। कब से नहीं आई लाइट? करीबन मुझे 1 हफ्ता होने जा रहा है।
तो आपने बीएमओ साहब को अवगत कराया? हाँ, कराया था अवगत। ये शाहजहाँपुर का जिला अस्पताल है। बाहर संक्रमण से शायद कोई बच भी जाए, लेकिन इस प्रसूता वार्ड में कोई संक्रमित हो तो फिर कोरोना को रोकना मुश्किल है। स्वास्थ्य सुविधाएं तो छोड़िए, एक बिस्तर पर 2-2 महिलाओं को लिटाकर इलाज किया जा रहा है। कई नवजात भी जमीन पर लेटे हैं। बच्चा गोदी में रखा हमने और उसको बेटा जैसे रखा उसको कुर्सी थी उसको सुला रखी रात भर। पलंग नहीं दिया, पलंग नहीं दिया। व्यवस्था कर रहे हैं अपन। जैसे ही अपने पास पूरे पलंग आ जाएंगे और पूरी व्यवस्था हो जाएगी ट्राम में, तो अपन सबको व्यवस्थित कर देंगे मरीजों को। उमरिया को स्मार्ट सिटी बनाने करोड़ों का बजट मिला, लेकिन सड़क हादसे के शिकार घायल दंपत्ति को पहले अस्पताल पहुंचाने वक्त पर एम्बुलेंस नहीं आई। मौत के बाद शव वाहन नहीं आया, कचरा गाड़ी में शव को भेजा गया। यदि हम लोगों को जानकारी मिलती है कुछ, तो हम जिले से ही व्यवस्था करवाते हैं, और बाकी के जानकारी नहीं मिल पाती तो व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं। हालांकि मंत्री जी कहते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सब कमी निकालने के लिए बैठ जाएं तो कहीं ना कहीं देखिए कमी हो सकती है। सुधार के पूरे प्रयास किए गए हैं। पूरे जिला अस्पतालों को वेल अपडेट हम लोग कर रहे हैं और जहां जहां जो कमियां थी उनकी भी पूर्ति कर रहे हैं। महामारी में बातें और घोषणाएं जोर शोर से हुई, लेकिन हकीकत यह है कुल 188 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनने हैं, जिसमें से 61 कमीशन हुए हैं। सिर्फ 13 इंस्टॉलेशन के लिए तैयार हैं। 52 जिला अस्पतालों में सिर्फ 14 में सीटी स्कैन मशीनें लग पाई हैं। 13 मेडिकल कॉलेजों में 1280 वेंटिलेटर हैं, जिसमें से 23 खराब हैं। सरकारी अस्पतालों में फिलहाल 12,150 बेड मौजूद हैं। एक तरफ लोग कोरोना से मर रहे थे आईसीयू और वेंटिलेटर्स की कमी के कारण, और दूसरी तरफ उसी समय कोरोना की जो पीक पे लहर थी, गोडाउन्स में वेंटिलेटर्स पड़े थे। इसके जवाब में हाईकोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि 850 से ऊपर वेंटिलेटर्स की हमको आवश्यकता ही नहीं पड़ी कभी। हाईकोर्ट में सरकार ने एक 9 जून को भी हलफनामा पेश किया है, जिसमें उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 771 जो है पीएसए प्लांट, जो प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन प्लांट्स होते हैं ऑक्सीजन के, वो सितंबर तक लगा दिए जाएंगे। आज़ाद भारत की एक और तस्वीर 15 अगस्त के दिन सतना जिले की कोटर तहसील के बेहरा गांव में, जहां सड़क नहीं है, बीच रास्ते में प्रसूता का प्रसव हो गया। गनीमत यह है कि जच्चा बच्चा सुरक्षित है। वैसे मध्य प्रदेश में कैसे एम्बुलेंस की कमी, खस्ताहाल सड़कों की वजह से कोई कपड़े की डोली में बीमार को ले जाते हैं, इसके बारे में विस्तार से हम आपको बता चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि पहले मध्य प्रदेश की पहचान ऐसे राज्य के रूप में होती थी जहां सड़कें नहीं हैं। वैसे प्रधानमंत्री जी आज भी हालात कुछ ज़्यादा बदले नहीं हैं। एक और बात, राशन फ्री, टीका फ्री, स्वास्थ्य सुविधाओं पर ज़्यादा खर्चा, और इसी के नाम पर ऐसे पेट्रोल पंप पर आपकी जेब पर ज़्यादा बोझ डाला गया। अब राशन कैसा मिला, इसकी क्वालिटी तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं पर कितना खर्च हो रहा है, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। तो अब आप खुद ही तय कर लीजिए कि इससे पेट्रोल पंप पर जो आपकी जेब पर ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है, वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।